नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने कहना चाहिए कि पूरे दक्षिण एशिया में एक तूफान ला दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में है राजनीतिक शरण में। जी। उन्हें ढाका की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। और ये मामला सिर्फ एक सजा का नहीं है, ये राजनीति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की एक ऐसी गुत्थी है जिसमें कई पेंच हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा पेंच तो यही है कि फैसला सुनाया गया एक खाली कटघरे को, मतलब शेख हसीना वहां थी ही नहीं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला क्यों हुआ, जिस अदालत ने ये फैसला दिया उसकी असलियत क्या है, और अब भारत के सामने क्या दुविधा है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल कि इस एक फैसले से बांग्लादेश का भविष्य वो किस दिशा में जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटना की टाइमलाइन से। जी। जब उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से कुचलने और सैकड़ों लोगों की हत्या के इल्जाम लगे थे। ये वो आंदोलन था जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया था। हाँ, और उसी आंदोलन के बाद तो उन्हें सत्ता छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बिल्कुल। तो एक तरह से देखें तो ये फैसला उसी सत्ता परिवर्तन का नतीजा है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। तो फिर चलिए इस कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं। सबसे पहली बात जो किसी को भी चौंकाएगी वो ये है कि ये फैसला इन एब्सेंसिया दिया गया। जी। मतलब अदालत ने खाली कुर्सी को ही सजा सुना दी। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। और इसका असर भी उतना ही नाटकीय था। अच्छा, फैसले की खबर आते ही ढाका की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे डर का सन्नाटा कहना ज्यादा सही होगा। डर का सन्नाटा। और सरकार ने सुरक्षा बलों को शूट एट साइट के आदेश दे दिए। एक मिनट, शूट एट साइट? हाँ। ये तो किसी युद्ध जैसी स्थिति में होता है या फिर जब दंगे काबू से बाहर हो जाएं। बिल्कुल। सिर्फ एक राजनीतिक फैसले पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, ये तो साफ संकेत है कि सरकार को बड़े पैमाने पर विरोध की आशंका थी। बिल्कुल। सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि वो किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज है। वो क्या? जिस पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए, और वो है इस अदालत का नाम, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। हाँ, ये नाम सुनते हैं दिमाग में तो हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत या फिर न्यूरेमबर्ग ट्रायल जैसी तस्वीरें आती हैं। सही। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था मिलके ये फैसला सुना रही है। और यहीं पर इस मामले का सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। अच्छा, ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है ताकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय वैधता का, आप कहिए, एक चोला पहनाया जा सके, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। तो क्या है हकीकत? देखिए, इसे समझने के लिए 3 बातें जानना जरूरी हैं। बताइए। पहली बात, इसमें एक भी अंतर्राष्ट्रीय जज नहीं है, सारे जज बांग्लादेश के ही हैं। ओके। दूसरी बात, इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई मान्यता नहीं मिली है। और तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, वो क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की एक घरेलू अदालत है जिसे 2010 में बनाया गया था। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसे बनाने वाली खुद शेख हसीना की ही सरकार थी। क्या कह रही हैं? जी हाँ। मतलब जिस संस्था को उन्होंने खुद जन्म दिया, आज उसी ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। बिल्कुल। ये तो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। सच में। और यहीं पर राजनीति का शायद सबसे बड़ा सबक छिपा है। सत्ता में रहते हुए बनाए गए हथियार अक्सर सत्ता से जाने के बाद अपने ही बनाने वाले के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सही बात है, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। ये फैसला भविष्य के नेताओं के लिए एक चेतावनी जैसा है। तो फिर अपील का क्या होगा? क्या इस फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? मतलब बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट तो होगा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से अपील का रास्ता खुला है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो फिर? लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। ताला? मतलब? एक ऐसी कानूनी शर्त है जो इस रास्ते को लगभग नामुमकिन बना देती है। मतलब ये तो एक तरह का कानूनी चक्रव्यूह हो गया, एक ऐसा जाल जिसमें से निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया गया हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या शर्त है? शर्त यह है कि अपील दायर करने के लिए आरोपी का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना अनिवार्य है। ओहो। क्योंकि शेख हसीना भारत में है, वो अपील कर ही नहीं सकती। तो जब तक वो वापस लौटकर खुद को सरेंडर नहीं करती, तब तक उनके लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल। और जाहिर है मौत की सजा का सामना करने के लिए वो वापस क्यों लौटेंगी? सही बात है। तो ये साफ साफ एक राजनीतिक दांव लगता है जिसे कानून का जामा पहनाया गया है।
और यहाँ से मामला और भी पेचीदा हो जाता है और अब गेंद सीधे भारत के पाले में आ जाती है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो दिल्ली के गलियारों में गूंज रहा है, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? खासकर तब जब दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि भी है। जी, 1974 से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ एक पुराना और भरोसेमंद पड़ोसी देश, उसका दबाव, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के सिद्धांत। भारत करेगा क्या? देखिए, संधि होने के बावजूद शेख हसीना का प्रत्यर्पण लगभग असंभव है। असंभव? हाँ, और इसके दो ठोस कारण हैं। अच्छा, बताइए। पहला और सबसे मजबूत कारण है शेख हसीना का स्टेटस। भारत ने उन्हें पॉलिटिकल एक्साइल यानी राजनीतिक निर्वासित का दर्जा दिया है। ये कोई सामान्य वीजा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहते हैं कि आप किसी राजनीतिक शरणार्थी को उस देश को नहीं लौटा सकते जहां उसकी जान को खतरा हो। और यहाँ तो मौत की सजा का मामला है। बिल्कुल, तब तो ये सिद्धांत और भी मजबूत हो जाता है। मतलब ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कवच है उनके पास। और दूसरा कारण इस मामले की अपनी प्रकृति है। ये साफ तौर पर एक राजनीतिक मामला है। हाँ, ये तो है। प्रत्यर्पण संधियां आमतौर पर सामान्य आपराधिक मामलों के लिए होती हैं, जैसे हत्या, धोखाधड़ी, आतंकवाद। हाँ। जब किसी मामले पर राजनीतिक बदले की बू आती है तो कोई भी देश प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। इसे पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन कहते हैं। अच्छा। भारत आसानी से ये तर्क दे सकता है कि ये न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक हिसाब किताब चुकता किया जा रहा है। तो फिर भारत सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा है? कोई बयान तो आया होगा। हाँ, और बयान बहुत ही नपातुला और कूटनीतिक है। कैसा? भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने इस फैसले को नोट किया है। नोट किया है? जी, कूटनीति की दुनिया में शब्दों का वजन सोने के बराबर होता है। नोट किया है कहने का मतलब है हमने सुन लिया है, लेकिन हम अभी कोई वादा नहीं कर रहे हैं, न ही हम इस पर अपनी कोई राय दे रहे हैं। यानी एक तरह से गेंद को अपने पाले में रखना। बिल्कुल। बयान में आगे कहा गया है कि भारत अपने सभी कदम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को ध्यान में रखकर उठाएगा। इसका क्या मतलब निकाले? इसका सीधा सा मतलब है हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर क्या होता है, वहां की राजनीति किस करवट बैठती है, और फिर कोई फैसला लेंगे। जी, इसे स्ट्रैटेजिक वेटिंग यानी रणनीतिक इंतजार की नीति कहते हैं। भारत तो जाहिर है बाहर से देख रहा है, लेकिन इस भूचाल का केंद्र तो बांग्लादेश ही है। वहाँ क्या हो रहा है? सड़कों पर क्या माहौल है? बांग्लादेश के अंदर तो जैसे राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके समर्थक इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। पर उनका कहना होगा कि ये साजिश है। हाँ, कि ये एक तरफा न्याय है और शेख हसीना को राजनीति से हमेशा के लिए हटाने की एक सोची समझी साजिश है। तो क्या वो सड़कों पर उतर रहे हैं? तैयारी तो पूरी है। अवामी लीग ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। लेकिन सरकार भी तैयार है। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, शूट एट साइट का आदेश सिर्फ एक धमकी नहीं है, वो एक दीवार है जो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ी कर दी गई है। इससे तो बहुत तनाव का माहौल होगा। बहुत ज्यादा। अगर आप ढाका यूनिवर्सिटी के एक छात्र से बात करें तो वो शायद कहेगा कि 2024 के आंदोलन के शहीदों को न्याय मिला है। लेकिन अगर आप अवामी लीग के एक पुराने समर्थक से बात करें तो उसके लिए ये बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला दिन है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है। सोर्स में ये जिक्र था कि अक्सर किसी नेता की शहादत या उसकी अनुपस्थिति उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पैटर्न है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। इतिहास गवाह है कि जब किसी नेता को अन्याय का शिकार या पीड़ित के तौर पर देखा जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके समर्थन में एक सहानुभूति की लहर पैदा हो जाती है। जैसे नेल्सन मंडेला। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो 27 साल जेल में रहकर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अगर बांग्लादेश की आम जनता के मन में ये बात बैठ गई कि ये फैसला अन्यायपूर्ण और राजनीतिक बदला है, तो ये दांव मौजूदा सरकार पर बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, तो क्या ये दांव उल्टा पड़ सकता है? क्या सरकार ने शेख हसीना को रास्ते से हटाने के चक्कर में उन्हें एक शहीद का दर्जा देकर पहले से भी बड़ा नेता बना दिया है? इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है कि अवामी लीग, जो सत्ता से बाहर होकर बिखरी हुई नजर आ रही थी, इस एक फैसले की वजह से फिर से एकजुट हो जाए और पहले से ज्यादा मजबूती से वापसी करे। जी, इस फैसले ने सिर्फ शेख हसीना के भविष्य पर नहीं बल्कि उस ट्रिब्यूनल की अपनी विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में न्याय का मंदिर है या फिर सत्ता का एक हथियार? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं है। नहीं, ये बांग्लादेश की राजनीति, उसकी न्याय व्यवस्था की आत्मा और भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा चौराहा है, एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने।
और भारत इस चौराहे पर खड़ा होकर बहुत ध्यान से हर रास्ते को देख रहा है। वो अभी किसी भी रास्ते पे चलने की जल्दी में नहीं है। वो इंतजार कर रहा है। हाँ, वो इंतजार कर रहा है ये देखने का कि बांग्लादेश की जनता और वहां की राजनीति कौन सा रास्ता चुनती है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास में अक्सर न्याय और राजनीति के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। बहुत धुंधली। एक पक्ष जिसे न्याय कहता है, दूसरा पक्ष उसे राजनीतिक साजिश का नाम देता है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि ये फैसला बांग्लादेश के इतिहास में किसी पुराने और कड़वे अध्याय को हमेशा के लिए बंद करता है, या फिर एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा उथल-पुथल वाले अध्याय की शुरुआत करता है।